हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेट के बारे में। टाइप ऑफ रेट मतलब रेट कितने तरह का होता है। रेट दो तरह का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को डिटेल में समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ फिजिक्स का, और उस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए। समझ रहे हैं? उस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को समझने के लिए। समझ रहे हैं? देखिए, आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे स्पीड के बारे में, फिजिक्स में कभी ना कभी तो पढ़े होंगे। सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और यहाँ पे मार्क किया गया है 1 मीटर। एक लड़का आया, ए पॉइंट से दौड़ने की कोशिश की और भाग भाग के ये बी पॉइंट तक तो पहुँच गया, और बी पॉइंट में मार्क किया गया है 11 मीटर। ए में मार्क है 1 मीटर, बी में मार्क है 11 मीटर, और इस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है 5 सेकेंड में। समझ रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं बच्चों को कि यहाँ पे इस लड़के का स्पीड क्या है, तो वो लोग बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 11 - 1 बाय टोटल टाइम क्या है? t = 0 में यहाँ पे था, t = 0 में यहाँ से दौड़ने की कोशिश की और t = 5 सेकेंड में बी पॉइंट में पहुँच गया। t = 0 में ए से भागना शुरू किया और t = 5 सेकेंड में ये बी पॉइंट में पहुँच गया। तो टोटल टाइम कितना है? 5 - 0। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना हुआ? 10/5, तो हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे बोले इस लड़के का स्पीड सर 2 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं यहाँ पे अगर पूछूं बच्चों को 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है लड़के का, मतलब इसका एवरेज स्पीड है, मतलब ए से बी तक डिस्टेंस जो 10 मीटर है उस डिस्टेंस को वो एवरेज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया है, या इस रास्ते में इस डिस्टेंस में हर एक पॉइंट में उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था। क्या है? समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, मैं यहां पे पूछ रहा हूं टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं बच्चों को अगर पूछूं कि ए से बी तक डिस्टेंस ये 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड से ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, या इस डिस्टेंस में हर एक पॉइंट में उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था। तो बच्चे बोलेंगे सर इस डिस्टेंस में, इस 10 मीटर डिस्टेंस में अलग अलग पॉइंट में इस लड़के का स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ए से बी तक ये जो 10 मीटर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ये एवरेज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एवरेज मतलब पता है ना? देखो, सपोज एक लड़का मैथ्स में उसका 50 है, फिजिक्स में उसका 60 है, केमिस्ट्री में उसका 70 है और बायो में उसका 80 है सपोज। तो उसका टोटल मार्क्स कितना हो गया? 260 हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ पे इस लड़के का एवरेज मार्क्स कितना है, तो आप लोग क्या करोगे? 260/4 टोटल मार्क्स बाय टोटल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? 65। तो 65 क्या है यहाँ पे? इस लड़के का एवरेज मार्क है। एवरेज मार्क मतलब ये हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में एवरेज 65 मार्क्स रखा है। लेकिन रियल में अगर हम लोग देखें तो हर एक सब्जेक्ट में उसका मार्क्स अलग अलग है। समझ रहे हैं? मैथ्स में उसका 50 है, फिजिक्स में उसका 60 है, केमिस्ट्री में 70 और बायो में 80। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क है, लेकिन एवरेज अगर पूछूं हर एक सब्जेक्ट में कितना है? 65। वैसे ही उसका अलग अलग पॉइंट में
स्पीड इस लड़के का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एवरेज ए से बी तक 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया है, इस डिस्टेंस को ए से बी तक। समझ रहे हैं? तो ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? ये एवरेज स्पीड है। कैसे निकला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां से हम लोग अगर नोटिस करें तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में, टोटल टाइम क्या है? ये टाइम पीरियड है, इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? टाइम पीरियड को डेल्टा टी से भी डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? यहां पे जब डेल्टा टी टाइम पीरियड जब अच्छा खासा है, लार्ज टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड जब लार्ज है, 5 सेकेंड है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? डेल्टा टी क्या है? टोटल टाइम क्या है? 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड एक अच्छा खासा टाइम होता है, बड़ा टाइम होता है। समझ रहे हैं? तो टाइम इंटरवल जब बड़ा होता है तब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो निकल करके आता है वो क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। समझ रहे हैं? क्योंकि टाइम इंटरवल अगर बड़ा होगा तो ये उस टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर कर चुका होगा। समझ रहे हैं? उस डिस्टेंस में स्पीड जो आया वो क्या है? एवरेज स्पीड। क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा टाइम इंटरवल है, तो जो स्पीड आएगा वो ये एवरेज स्पीड है। अगर यहां पे मैं पूछूं आपको ए से बी पॉइंट के बीच में, अगर यहां पे इस पॉइंट में इस इंस्टेंट में इस लड़के का स्पीड कितना था? इस इंस्टेंट में, इस पॉइंट में इस लड़के का स्पीड कितना था? इस पॉइंट में इस लड़के का स्पीड कितना था? अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं आपको पूछूं इस लड़के का स्पीड कितना था, तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ रहे हैं? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम लोग अगर स्पीड कैलकुलेट करें तो वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एक बड़े टाइम इंटरवल में, जैसे यहां पे ए से बी तक है 10 मीटर, तो एक बड़े टाइम इंटरवल में, एक बड़े डिस्टेंस में हम लोग अगर स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को अप्लाई करके, तो जो स्पीड निकल करके आता है वो कहलाता है एवरेज स्पीड। समझ रहे हैं? तो बड़े टाइम इंटरवल में जो स्पीड निकल करके आता है वो कहलाता है एवरेज स्पीड। और अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम इंटरवल में, मतलब जब हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, मतलब टाइम इंटरवल को हम लोग 0 के आसपास कर लें, बहुत छोटा कर लें, इतना छोटा टाइम इंटरवल कर लें कि इस लड़के, अगर इतना छोटा कर लें हम लोग टाइम इंटरवल, अगर ये लड़का इस टाइम इंटरवल में एक पॉइंट के बराबर के डिस्टेंस अगर वो कवर करे, इतना छोटा टाइम इंटरवल कर लें कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है? एक पॉइंट के हिसाब से आए, तब वो क्या कहलाएगा? जो स्पीड निकल करके आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि वो निकलेगा एक पॉइंट में स्पीड। यहां पे टोटल टाइम बड़ा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? बड़ा है। समझ रहे हैं? तो बड़े डिस्टेंस में ये स्पीड आ रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड। लेकिन टाइम इंटरवल का हम लोग अगर बहुत छोटा कर ले, इतना छोटा कर ले कि टोटल डिस्टेंस अगर एक पॉइंट के बराबर में आए, समझ रहे हैं, तो वो जो स्पीड निकलेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में, वो स्पीड एक पॉइंट में आएगा। और एक पॉइंट में स्पीड को कैलकुलेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम को हम लोग, डेल्टा टी को हम लोग टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये पॉइंट के बराबर में आता है। समझ रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला में हम लोग डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर ले, 0 के आसपास कर ले, तो जो स्पीड निकल करके आता है वो एक पॉइंट में आता है, एक पॉइंट में आता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आप लोग नोट्स करिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को समझने के लिए। समझ रहे हैं? नोट्स करिए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फॉर्मूला सेम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन टोटल टाइम मतलब टाइम पीरियड जब बड़ा रहता है, अच्छा खासा रहता है, तब जो स्पीड निकल करके आता है वो कहलाता है एवरेज स्पीड।
और डेल्टा टी जब टेंस टू 0 हो जाता है, 0 के आसपास हो जाता है, तब ये जो स्पीड निकल करके आता है वो एक पॉइंट में आता है, और एक पॉइंट में जो स्पीड निकल करके आता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ रहे हैं? तो नोट्स करिए। हो गया? देखिए यहां पे अभी देखेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, विथ ग्राफ एवरेज रेट की कॉन्सेप्ट को और इंस्टेंटेनियस रेट की कॉन्सेप्ट को डिटेल में। समझ रहे हैं? तो देखिए ए गिव्स बी, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ए क्या है? रिएक्टेंट है। बी क्या है? प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं? और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की चेंज को दिखा रहा हूँ मोल पर लीटर में, और यहाँ पे मैं टाइम की चेंज को दिखा रहा हूँ सेकेंड में, एक्स एक्सिस में। समझ रहे हैं? और ये क्या है? ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर रिएक्टेंट ए है, तो ये ए की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। ये क्या है? रिएक्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है टाइम के बढ़ने के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है। तो ये क्या है? ए का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, और ये क्या है? टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का ग्राफ है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। तो ये बी का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे बी प्रोडक्ट है, और ये ए का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे ए रिएक्टेंट है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, मैं बोलूँ आपको 82 सेकेंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था। देखिए 2 सेकेंड, तो ये जाके ग्राफ को ये काट रहा है, जहाँ पे काट रहा है उसका नाम दे दिया मैं A1, और तब क्या था कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर। मतलब 82 सेकेंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर। 87 सेकेंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 5 मोल पर लीटर। और ये 87 सेकेंड जहां पे ग्राफ को ये काट रहा है उसका नाम दे दिया मैं, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैं A2। समझ रहे हैं? तो 82 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ का कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर। 87 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 5 मोल पर लीटर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालते हैं? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम। समझ रहे हैं? तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम में यहाँ पे जो टाइम पीरियड डेल्टा टी है ये क्या है? 7-2, मतलब 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड एक अच्छा खासा टाइम है। तो ये क्या निकल करके आएगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, एवरेज रेट कि इंस्टेंटेनियस रेट? एवरेज रेट, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड बड़ा है 5 सेकेंड। समझ रहे हैं? तो 2 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का 10 मोल पर लीटर, 7 सेकेंड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 5 मोल पर लीटर। समझ रहे हैं? तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, CF माइनस CI बाई TF माइनस TI, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था? 5, 7 सेकेंड में क्या था? 5, तो 5 माइनस 10 बाई 7 माइनस 2, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या निकल करके आया? -5/5, तो ये -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये माइनस इंडिकेट कर रहा है टाइप्स ऑफ चेंज को, जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किस तरह का हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। माइनस मतलब ये बोल रहा है जिसका हम लोग निकाल रहे हैं रेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से माइनस से हम लोग को पता चल रहा है हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये क्या है? रिएक्टेंट। तो यहाँ पे माइनस आया, मतलब हम लोग को पता चल गया कि ये हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एवरेज रेट कितना आया? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ में A1 से लेकर A2 तक रेट कितना है? एवरेज रेट कितना है? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज रेट। अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पे 85 सेकेंड रेट कितना था रिएक्टेंट का, यहाँ पे बोला मैं A1 से लेकर के A2 तक, मतलब 2 सेकेंड से लेकर के 7 सेकेंड तक रेट कितना है, एवरेज रेट कितना है रिएक्टेंट का, तो क्या आया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे मैं अगर पूछूं आपको 85 सेकेंड, मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा हूं 85 सेकेंड क्या है रेट रिएक्टेंट का, तो ये क्या कहलाएगा। मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इंस्टेंटेनियस रेट पूछने की कोशिश कर रहा हूं। 85 सेकेंड पूछ रहा हूं, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा हूं। समझ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे मैं पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, ये जो डेल्टा टर्म है ना, इसको यूज किया जाता है एक बड़े चेंज के लिए, और एवरेज में क्या है, टाइम पीरियड बड़ा है, डेल्टा टी बड़ा है, तो बड़ा टाइम इंटरवल में चेंज बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बड़ा आएगा। तो बड़े चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा, इसीलिए एवरेज रेट को हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के टर्म में यहाँ पे डिनोट किए हैं। समझ रहे हैं, तो एवरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा को। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लेते हैं, टेंस टू 0 कर लेते हैं, तो चेंज कितना आता है, बहुत छोटा। समझ रहे हैं, तो छोटे चेंज के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल डी। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग डीसी बाई डी के टर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं, एवरेज के लिए डेल्टा टर्म यूज किया जाता है, इंस्टेंटेनियस के लिए डी टर्म, स्मॉल डी टर्म यूज किया जाता है। समझ रहे हैं, यहां पे मैं क्या बोला आपको, 85 सेकेंड कितना है, तो कैसे निकालूंगा, टाइम पीरियड को अप्रोक्सीमेटली 0 करूंगा। यहां पे देखिए मैं जो बताया था आपको, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ए पॉइंट था, यहां पे मार्क किया था 1 मीटर, लड़का भागना शुरू किया यहाँ पे t=0 में, 5 सेकेंड में ये बी पॉइंट था, ये 11 मीटर था, मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस था, 10 मीटर, 11 - 1 10 मीटर। समझ रहे हैं, मतलब 5 सेकेंड में इस लड़के ने क्या कर रहा है, 10 मीटर कवर कर रहा है। समझ रहे हैं, 4 सेकेंड में कितना, थोड़ा कम करेगा, थोड़ा कम भाग पाएगा, 3 सेकेंड में और कम डिस्टेंस कवर करेगा, 2 सेकेंड में और कम, 1 सेकेंड में और कम, 0.1 सेकेंड में एक पॉइंट के बराबर डिस्टेंस से भागेगा। समझ पा रहे हैं, 5 सेकेंड में इतना भागा, 4 सेकेंड में इतना भागा, 3 सेकेंड में और कम, 2 सेकेंड में और कम, 1 सेकेंड में और कम, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड मतलब 0 के बराबर, 0.1 सेकेंड मतलब टाइम पीरियड कितना है, 0 के आसपास है, 0 के बराबर है, टेंस टू 0 है, तो 0.1 सेकेंड में ये कितना भागेगा, एक पॉइंट के बराबर डिस्टेंस भागेगा। समझ रहे हैं, वैसे यहां पे इसीलिए तो हम लोग देखे थे वहां पे 0.1 सेकेंड है, मतलब टाइम पीरियड का हम लोग अगर 0 के आसपास कर लेते हैं तो डिस्टेंस ये कितना भागता है, एक पॉइंट के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम में हम लोग डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दें तो जो स्पीड निकल करके आता है वो किसका होता है, एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस का। एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस को हम लोग स्पीड को, एक पॉइंट बराबर के डिस्टेंस की जो स्पीड निकलता है, एक पॉइंट बराबर में जो स्पीड निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 से 7 सेकेंड तक, 5 सेकेंड में इस ग्राफ में हम लोग अगर चेंज देखें तो A1 से लेकर के A2 तक है, इतना चेंज है ग्राफ में। 4 सेकेंड में और कम, 3 सेकेंड में और कम चेंज होगा, 2 सेकेंड में और कम, 1 सेकेंड में और कम, 0.1 सेकेंड में एक पॉइंट बराबर चेंज आएगा इस ग्राफ में। एक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज कोई तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.1 सेकेंड में ये एक पॉइंट के बराबर चेंज शो करेगा ये ग्राफ, है कि नहीं। तो हम लोग अगर 5 सेकेंड पूछ रहा है हमको रेट कितना है, तो हम लोग अगर टाइम पीरियड को 0.1 कर दें तो चेंज कितना आएगा, एक पॉइंट बराबर में आएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे 5 सेकेंड
कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सपोज 7.1 था। हम लोग कितना लिए, 5.1 ले लिए। 5.1 सेकेंड देखें, 5 सेकेंड में देखें, फिर 1 सेकेंड बाद देखें, 5.1 सेकेंड में, समझ रहे हैं? तो ये कितना आया, 7 मोल पर लीटर, समझ रहे हैं? तो इस डाटा को हम लोग अगर यूज करें यहाँ पे CF माइनस CI बाई TF माइनस TI, सेम फॉर्मूला, जैसे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही हम लोग यूज कर रहे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पे डेल्टा टी को हम लोग क्या कर रहे थे, टेंस टू 0 कर रहे थे। सेम वही चीज़ करेंगे, डेल्टा C बाई डेल्टा टी को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी को हम लोग टेंस टू 0 कर देंगे। तो डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर देंगे तो डेल्टा टी उसको लिख लेंगे हम लोग डेल्टा dt, समझ रहे हैं? डेल्टा टी को हम लोग 0 के बराबर कर दें, टेंस टू 0 कर दें, तो डेल्टा टी को हम लोग लिख लेते हैं dt, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज आता है तो डेल्टा टी को हम लोग dt लिख लेते हैं, समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा, CF माइनस CI बाई TF माइनस TI इक्वल टू, देखो TF माइनस TI फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम क्या है 5.1 बाय माइनस 5, और CF माइनस CI फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था 7, जो 5.1 में जो 7, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 7.1, तो फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 7.1 क्या आया, माइनस 0.1 बाई 0.1, तो -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस रेट निकल करके क्या आया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग कितना लिए हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड 5 था, तो ये बड़ा चेंज आ रहा था, यहाँ पे चेंज यहाँ पे बड़ा हो रहा था, टाइम पीरियड क्योंकि बड़ा था, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे थे एवरेज रेट। लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड 0.1 लिए हैं, और 0.1 में कितना ही चेंज होगा, एक पॉइंट के बराबर चेंज होगा, समझ रहे हैं? मतलब 5 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन जितना था 5.1 सेकेंड में कितना ही चेंज हो जाएगा, 0.1 सेकेंड में कितना ही चेंज हो जाएगा, इस ग्राफ में वही के वही रहेगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं 5 से 5.1 सेकेंड में मैं क्या किया हूँ, 7.1 से 7 तक आगे करके दिखा दिया हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे? जैसे वहाँ पे लड़का 0.1 सेकेंड में एक पॉइंट ए में ही खड़ा था, एक पॉइंट के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा था, वैसे ही 0.1 सेकेंड में यहाँ पे चेंज कितना दिखाई देगा, एक पॉइंट के बराबर में ही तो रहेगा यार, समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं? तो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे CF माइनस CI बाई TF माइनस TI में टाइम पीरियड को TF माइनस TI को जब हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं 0.1, मतलब डेल्टा टी क्या कर दें, यहाँ पे टेंस टू 0 कर दिए, तो क्या आता है, एक पॉइंट में आता है, और ये जो निकला है इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा पॉइंट में निकला है, 8 कौन सा टाइम में निकला है, 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड क्या था, इनिशियल टाइम था, तो इनिशियल टाइम 5 सेकेंड था, 5 सेकेंड में इतना था कॉन्सेंट्रेशन, 5.1 में कितना ही चेंज हो जाएगा, वहीं पे ही तो खड़ा रहेगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट निकला है कौन से टाइम में निकला है, 5 सेकेंड निकला है, 5 सेकेंड निकला है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकला है, और वो इंस्टेंट क्या है, 5 सेकेंड। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर निकला ये रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। टाइम पीरियड को बहुत छोटा कर दिए तो यहाँ पे क्या आया, एक पॉइंट बराबर चेंज आया, समझ रहे हैं? तो ये जो रेट निकला उस पॉइंट का निकला है, उस पॉइंट में रेट निकला है, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। और कौन सा पॉइंट में निकला है ये, 5 सेकेंड, क्योंकि इनिशियल टाइम हम लोग 5 सेकेंड लिए थे, समझ रहे हैं? तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और इंस्टेंटेनियस रेट को यहाँ पे डिनोट किया जाता है dc/dt, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के चेंज हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे y एक्सिस में, और टाइम को दिखा रहे हैं x एक्सिस में। मतलब dc/dt एक तरह का क्या है, dy/dx। और हम लोग को पता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, dy/dx क्या देता है, एक ग्राफ का dy/dx क्या देता है, मतलब dy/dx क्या देता है, स्लोप ही तो देता है,
स्लोप ऑफ कर्व। इतना तो पता है, dy/dx क्या देता है, ग्राफ का स्लोप देता है, और स्लोप हम लोग और कैसे निकालते हैं, tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। इसका मतलब है dc/dt ये क्या दे रहा है, उस कर्व का, उस ग्राफ का स्लोप दे रहा है, और स्लोप हम लोग निकालते हैं tan थीटा से, और tan थीटा इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 होता है। मतलब tan थीटा या y2 - y1 बाई x2 - x1 या dc/dt ये क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है। और स्लोप क्या दे रहा है, ये इंस्टेंटेनियस रेट दे रहा है। मतलब एक ग्राफ में जिस पॉइंट में हम लोगों को रेट पूछा होगा, उस पॉइंट का हम लोग अगर स्लोप निकाल दें तो हम लोगों को मिल जाएगा उस पॉइंट में रेट कितना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ है, सपोज ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, बोल रहा है इस पॉइंट में, यही तो इंस्टेंटेनियस रेट था ना, इस पॉइंट में रेट कितना है अगर पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट में स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना देते हैं, और टेंजेंट बनाने के बाद यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जहाँ पे ये काटता है वहाँ पे क्या करते हैं, उस मीटिंग पॉइंट से हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, एक एंगल मेजर कर लेते हैं। समझ रहे हैं? स्लोप कैसे करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस से जहाँ से मीट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं, एंगल लेते हैं। थीटा मिल गया, यहाँ पे थीटा मिल गया, तो tan थीटा हम लोग अगर निकाल लें तो ये tan थीटा क्या है, स्लोप है। दिख रहा है ना अच्छे से, ऐसे ही निकलते हैं। समझ रहे हैं? तो एक ग्राफ में हम लोगों का अगर बोलेगा कि इस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस रेट कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले लेते हैं और tan थीटा निकालते हैं। समझ रहे हैं? और वाई एक्सिस में अगर चेंज दिया है, एक्स एक्सिस में अगर चेंज दिया है, बोलेगा कि 2 सेकेंड में इतना है, 7 सेकेंड में इतना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्लोप, y2 - y1 बाई x2 - x1। मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, आप लोगों को पहले ये समझ में आ जाए, फिर मैं 2-3 वैरायटी का प्रॉब्लम्स करवा दूंगा आपको, है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होगा मैं उस वैरायटी का करवा दूंगा, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, स्लोप देता है इंस्टेंटेनियस रेट, स्लोप tan थीटा या y2 - y1 बाई x2 - x1 से निकालते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको नोट्स कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर अभी जो मैंने पढ़ाया आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको नोट्स दे दूंगा। फिर मैं 2-3 वैरायटी का, इंपॉर्टेंट वैरायटी का मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, जैसे कि आपको आइडिया लग जाए कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्वेश्चंस आता कैसे है। अच्छा क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। तो इसको नोट्स करिए पहले। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया हूँ अच्छे से, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का। डेफिनेशन को अच्छे से पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, डेफिनेशन को याद करते हैं। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से, उसके बाद तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। समझ रहे हैं? नीट के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। देखिए, पढ़ते हैं पहले एवरेज रेट को। द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए लार्ज टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, लार्ज टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज का रेट को बोलते हैं एवरेज रेट। समझ रहे? पढ़े थे हम लोग पिछले स्लाइड में अच्छे से। ये बोल रहे हैं लार्ज टाइम इंटरवल में एवरेज रेट में क्या होता है, लार्ज टाइम इंटरवल होगा। समझ रहे? तो लार्ज टाइम इंटरवल में एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की रेट को बोलते हैं एवरेज रेट।
समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे A गिव्स B, ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो एवरेज रेट को कैसे लिखा जाएगा? एवरेज के लिए डेल्टा टर्म यूज किया जाता है और रिएक्टेंट की रेट को ऑलवेज हम लोग विथ नेगेटिव साइन लिखते हैं। तो एवरेज रेट हम लोग रिएक्टेंट की टर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, समझ रहे हैं? और प्रोडक्ट की टर्म में कैसे लिखेंगे? प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, समझ रहे हैं? और यहाँ पे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी के इक्वल होगा। क्यों? यहाँ पे ए और बी का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? समान है, समझ रहे हैं? फिर देखिए इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब क्या? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मैं बताया था पिछले स्लाइड में, अच्छे से समझ रहे हैं? तो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? उस टाइम में क्या होगा? मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस करेगा जीरो को, इतना याद रखिए। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बस, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? इसका मतलब है, इसको अच्छे से समझाया हूं मैं, है ना, पिछले स्लाइड में। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या था? लार्ज टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की रेट को बोलते थे एवरेज रेट। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, समझ रहे? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, ये बोर्ड के लिए है, अगर पूछ लेगा कि व्हाट इज एवरेज रेट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, डिफाइन करो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये डेफिनेशन ही लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखा जाता है ना, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए स्मॉल डी टर्म यूज किया जाता है और रिएक्टेंट की रेट को ऑलवेज माइनस साइन लिखा जाता है और प्रोडक्ट की रेट को ऑलवेज विथ पॉजिटिव साइन लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को यहाँ पे कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। रिएक्टेंट की टर्म में आएगा माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट की टर्म में आएगा प्लस डी बी बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी ये क्या होगा? प्लस डी बी बाई डी टी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इक्वल है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इतना बात याद रखिए, ये मैं अच्छे से बताया था पिछले स्लाइड में। एवरेज रेट को कैसे निकालते हैं? लार्ज टाइम इंटरवल में निकलता है एवरेज रेट, और एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकलता है क्या? इंस्टेंटेनियस रेट, समझ रहे हैं? और वहाँ पे क्या करते थे हम लोग? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दे रहे थे, डेल्टा टी को जीरो के आसपास कर दे रहे थे, ना के बराबर कर दे रहे थे। तो क्या निकल करके आता था? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में रेट निकल करके आता था, समझ रहे हैं? और इंस्टेंटेनियस रेट हमको कैसे मिल रहा था? स्लोप देता था। स्लोप का फॉर्मूला क्या क्या था? याद है? टेन थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये दोनों फार्मूला याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। ये छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना? तो ये है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो अभी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ वीडियो पॉज करके, पहले ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करिए ईमानदारी से, है ना? उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, है ना? करिए पहले। हो गया? देखो, पहला क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक रिएक्शन है और यहाँ पे H2 का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और H2 का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में यहाँ पे दे रहा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे dH2 बाई dt निकाल सकते हैं। dH2 बाई dt कैसे निकलेगा? स्लोप से। ग्राफ की स्लोप क्या देता है? ग्राफ की स्लोप यहाँ पे क्या देगा? dH2 बाई dt, इंस्टेंटेनियस रेट, समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dH2 बाई dt, समझ रहे हैं? बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? यहाँ पे एंगल तो नहीं है, दिया हुआ नहीं है। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? y1 y2 और x1 x2 गिवन है।
एट 2 सेकेंड H2 का कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर, तो X1 हो गया 2, Y1 हो गया 10। समझ रहे हैं। एट 4 सेकेंड H2 का कॉन्सेंट्रेशन है 6 मोल पर लीटर। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे X2 हो गया 4, Y2 हो गया 6। तो स्लोप कैसे निकलता है, Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस X1। समझ रहे हैं। तो Y2 माइनस Y1 6 माइनस 10 बाई X2 माइनस X1 क्या है 4 माइनस 2, तो माइनस 4 बाई 2 ये क्या आया -2। तो dH2 बाई dt क्या आया -2। तो इस वैल्यू को मतलब dH2 बाई dt को यूज करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और एक बार रेट ऑफ रिएक्शन आ गया तो हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 भी निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तो निकल गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी रिलेशन लिखना पड़ेगा। इक्वालिटी रिलेशन से भी तो हम लोगों को पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, है ना। तो इसका इक्वालिटी रिलेशनशिप हम लोग लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई बच्चा पूछता है मेरे को कि सर इक्वालिटी रिलेशनशिप कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पहला या सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ यहाँ से कि आप लोग पिछले लेक्चर देख करके ये लेक्चर अटेंड करने के लिए आए हैं। समझ रहे हैं। और यहाँ पे सारा चीज़ तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि लास्ट 4 लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, है ना। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे मत करिएगा कि डायरेक्ट एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट सीखने आ गए। आप लोग पिछले लेक्चर देख करके आइएगा, है ना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो इस रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है, -1/1 या सिंपल माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसेस से बताए हुए आ रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ, है ना। -1/1 dN2 बाई dt इक्वल्स टू -1/3 dH2 बाई dt और इक्वल टू 1/2 dNH3 बाई dt। समझ रहे हैं। यहाँ पे -1/1 dN2 बाई dt क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। -1/3 dH2 बाई dt क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। 1/2 dNH3 बाई dt क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो हम लोग इस डाटा को यूज करेंगे, dH2 बाई dt की वैल्यू को यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, है ना। तो -1/3 dH2 बाई dt ये क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इतना तो पता है। ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, इतना पता होना चाहिए। आप लोग पिछले लेक्चर देख के आइएगा, है ना, जिनको नहीं पता है। तो -1/3 इंटू -1/3 dH2 बाई dt ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। -1/3 तो लिख दिए हम लोग, dH2 बाई dt का वैल्यू क्या है, -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 2/3। ये 2/3 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 2/3। समझ रहे हैं। तो नोट्स करिए, रेट ऑफ रिएक्शन 2/3। फिर क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 का पूछ रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 मतलब क्या है, dN2 बाई dt, है ना। तो यहाँ पे -1/1 मतलब 1 ही है, माइनस लिख रहा हूँ, है ना, -dN2 बाई dt ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2/3, ये निकाले हैं अभी रेट ऑफ रिएक्शन। तो dN2 बाई dt -2/3। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 जिसको dN2 बाई dt लिखते हैं, वो बोलते हैं, वो कितना आया, -2/3। समझ रहे हैं। नोट्स करिए, दिख रहा है ना अच्छे से। नोट्स करिए। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मतलब dH2 बाई dt। हम लोग यहाँ पे dH2 बाई dt निकाल चुके हैं, कितना है, -2।
बहुत आसान है ना। मैं यहाँ पे तरीका समझा रहा हूँ कैसे किया जाता है, इसलिए 2-3-4 मिनट लग रहा है आपको सॉल्व करके दिखाने में, नहीं तो ये मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड का क्वेश्चन है ना। लेकिन यहाँ पे हर लेवल का बच्चे देखेंगे, आज नहीं तो फ्यूचर में तो देखेंगे ना, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, पूरा प्रोसेस से करवा रहा हूँ। रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NH3 किसको बोलते हैं? dNH3/dt। समझ रहे हैं? तो हम लोग को पता है 1/2 dNH3/dt, ये क्या दे रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 2/3। समझ रहे हैं? तो dNH3/dt ये कितना होगा? ये 2 उधर चला जाएगा, 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना तो आता होगा 5वीं-6वीं क्लास का मैथ से, 4/3। समझ गए? नोट्स करिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोनों क्वेश्चन भी अब पहले ट्राई करना है ना, नोट्स करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा मैं ये मिटा दूं क्या? इतना पार्ट मिटा दूं? मिटा देता हूँ यार, आप लोग तो अभी क्वेश्चंस भी करवा दिया तो लिख चुके होंगे अभी तक, है ना। ये मिटा देता हूँ, नोट्स कर लीजिए इतना पार्ट। देखिए अभी थोड़ा ज़्यादा जगह मिल गया मेरे को सॉल्व करने के लिए। तो 2A + 3B गिव्स C, ये एक रिएक्शन है और B का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का क्या दिया है? यहाँ पे ग्राफ दिया है। और ये ग्राफ कैसा है? पहला तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब लीनियरली चेंज हो रहा है। कैसे पता चला हम लोगों को? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लोग कोई भी पॉइंट से अगर स्लोप निकालें तो उसका क्या निकलता है? स्लोप समान निकलता है। समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में क्या होता है पता है ना? स्ट्रेट लाइन में करके दिखाऊं क्या? यहाँ पे ये ग्राफ है तो पॉजिटिव इस पॉइंट से हम लोग अगर निकाले, इस पॉइंट का स्लोप निकाले तो क्या होगा? θ1 tan θ1। अगर इस पॉइंट पे निकाले तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या आएगा? यहाँ पे अगर θ2 आए सपोज एंगल, है ना, तो यहाँ पे अच्छा चलो tan θ1 = tan θ2, मतलब θ1 = θ2 होता है। समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कोई सा भी पॉइंट में हम लोग अगर स्लोप निकालें तो क्या होता है? उसका स्लोप समान होता है। और स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब यहाँ पे लीनियरली चेंज देखने को मिलता है, मतलब हाँ लीनियरली चेंज देखने को मिलता है, समान रूप से चेंज होता हुआ जाता है। समझ रहे हैं? हर एक पॉइंट में स्लोप समान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, इस ग्राफ का निकाल सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लोग क्या कर लेंगे? एंगल ले लेंगे। एंगल कितना आएगा? 135 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या लेते हैं? 135 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या आएगा? इसका स्लोप tan 135 डिग्री। समझ रहे? तो स्लोप कितना आया? tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या है? याद है ना वैल्यू? -1। समझ रहे? tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1। और स्लोप क्या देता है? ये इंस्टेंटेनियस रेट देता है, क्योंकि यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ, तो यह क्या देगा? स्लोप dB/dt। तो dB/dt का वैल्यू क्या आया? -1। समझ रहे हैं? और dB/dt को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, क्योंकि B यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिएक्टेंट की रेट के लिए डिसअपियरेंस टर्म यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। कितना आया? -1। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B यहाँ पे जो पूछा है क्या आएगा इसका आंसर? -1। समझ रहे हैं? फिर बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C।
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वही इक्वलिटी रिलेशनशिप लिख लेते हैं पहले, है ना। इक्वलिटी रिलेशनशिप क्या आएगा, -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/3 dB/dt इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, dC/dt। समझ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dB/dt की वैल्यू को यूज करेंगे। समझ रहे हैं। तो dB/dt, तो -1/3 dB/dt क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे -1/3 और dB/dt की वैल्यू क्या है, -1। समझ रहे हैं। -1/3 dB/dt क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो -1/3 यहाँ पे लिख दिया, dB/dt का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1/3। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। 1/3 है ना। फिर आया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मतलब क्या है, dC/dt। समझ रहे, नोट्स करिए इसको, dC/dt। तो यहां पे देखिए dC/dt ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, और dC/dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और रेट ऑफ रिएक्शन अभी निकाले हैं 1/3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना होगा, 1/3 ही होगा। समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना अच्छे से। हाँ, क्या बचा है अभी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी तो निकल गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए dA/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए किसको बोलेंगे, dA/dt। समझ रहे हैं। तो -1/2 dA/dt ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो -1/2 dA/dt ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/3। और हम लोग को निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब dA/dt। dA/dt तो ये क्या हो जाएगा, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस उस तरफ चला जाएगा। इतना मैथ्स तो आना चाहिए भाई। dA/dt क्या है, -2/3 है ना। तो -2/3 dA/dt कितना आया, -2/3। समझ रहे, नोट्स करिए, फिर देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, हिंट्स दे देता हूं, बता देता हूं थोड़ा, फिर होमवर्क दे दूं क्या। नहीं यार, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे सर क्वेश्चन करवाते नहीं हैं, होमवर्क देते हैं। अच्छा, ये सब जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, वो जाके पहले जो लास्ट लेक्चर देखिए, मतलब जो 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ अभी तक, वो लेक्चर जाके देखिए आप लोग, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स। बहुत आसान लगेगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और इक्वलिटी रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं, इक्वलिटी रिलेशनशिप क्या देता है, ये बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो देखिए, रिएक्शन है 2A + B गिव्स 3C, है ना। तो ये क्या दिया है, B रिएक्टेंट है, और B का कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर एज यूजुअल यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। तो B का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ यहाँ पे दिया है, और ये स्ट्रेट लाइन था, इसलिए लीनियरली चेंज हो रहा था। इंस्टेंटेनियस रेट हर एक पॉइंट पे समान आ रहा था, dB/dt समान आ रहा था। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यहाँ पे लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है। हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, अलग अलग आएगा। समझ रहे हैं। और ये इस पॉइंट में टेंजेंट दिया हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट का dB/dt को यूज करिए करके ये बोल रहा है। समझ रहे हैं। तो चलिए, इस पॉइंट का टेंजेंट दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इस पॉइंट का स्लोप अगर निकाल देंगे तो वहां से मिल जाएगा dB/dt, क्योंकि स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट। समझ रहे हैं। तो
ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं हम लोग स्लोप निकालने के लिए, तो ये आएगा 150 डिग्री। और वैल्यू याद रहना चाहिए, जिन बच्चों को भी याद नहीं है वो अच्छा नहीं है, याद रहना चाहिए, है ना। तो 150 डिग्री ये क्या है, -1/√3। 1030 का क्या है, 1/√3। 150 का -1/√3। तो ये क्या निकल गया, ये स्लोप। और स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब स्लोप यहाँ पे dB/dt, क्योंकि यहाँ पे b का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया है, तो स्लोप से क्या निकलेगा, dB/dt। समझ रहे हैं। तो dB/dt का वैल्यू क्या आएगा, -1/√3। dB/dt को क्या बोलेंगे, क्योंकि b यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो dB/dt को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b यहाँ पे निकल चुका है, -1/√3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b यहाँ पे क्या होगा, -1/√3। दिख रहा है ना, -1/√3। वह फिर आया रेट ऑफ रिएक्शन, वही सेम प्रोसेस निकालेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखेंगे। अभी तो कर सकोगे आप लोग, चलो लिख लेता हूँ, -1/2 dA/dt इक्वल टू, ये क्या है 1 ही है, तो -1/1, चलो माइनस लिख लेते भी चलता, तो -1/1 लिख देता हूँ, dB/dt। ये भी क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन देगा, 1/3 dC/dt। समझ रहे हैं, ये आ गया इक्वालिटी रिलेशनशिप। अभी पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, और हम लोगों को पता है dB/dt का वैल्यू, और यहाँ पे dB/dt का वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/1 तो माइनस है, चलो लिख लेता हूँ, -1 इंटू dB/dt क्या है, -1/√3। क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 1/√3। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 1/√3। समझ रहे हैं, नोट्स करिए। अभी पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ए क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब dA/dt। समझ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग को पता है -1/2 dA/dt, ये दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कितना है 1/√3। तो dA/dt देखिएगा ना, हाँ dA/dt क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा और माइनस उस तरफ चला जाएगा, -2/√3। dA/dt -2/√3। -2/√3 dA/dt कितना है, -2/√3। वाह, फिर ये नोट्स करिए, ये दिख रहा है ना नीचे वाला, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हम लोगों को पता है 1/3 dC/dt, ये क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1/√3। समझ रहे हैं। तो dC/dt क्या होगा, ये 3 उधर चला जाएगा, 3/√3, है ना। बोलते हैं कि नीचे में रूट नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या है, √3। और इनका यूनिट क्या आएगा पता है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम क्या दिया है, सेकेंड में, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, और रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, नोट्स करिए, दिख रहा है अच्छे से।
बहुत अच्छे से। तो चलिए, ये प्रॉब्लम्स भी हो गया और डेफिनेशन भी आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दिया। तो आशा करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के दोस्तों के साथ मेरा ये खूबसूरत सा लेक्चर, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट होगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।